बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, आधुनिक भारत का इतिहास। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी का समस्या को समाधान किया। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरोध ही दोनों दलों, अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 ईस्वी में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति न पाने में सफल हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजयी ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर शाही फरमान से अंग्रेज ने सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस वेस्ट ने। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजयी ने पुर्तगाली एकाधिकार निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ। भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह न करने का भार न लेना चाहती थी और उसके पास ऐसी क्षमता भी नहीं थी।
मुगल बादशाह बहादुर जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बहादुर जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली लाल किला से पाला गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अहमदावली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह की स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दावली के पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह की सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दी तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये ऊपर का बात ही इसमें लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। एक यहाँ जोकोबिन क्लब की स्थापना भी की, उसकी सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुश्तूनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की तो टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी दिया, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। द्वंद्व शासक का जनक किसे माना जाता है तो सर लियोनिल कार्टिस को। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो कैनिंग। 1857 के विद्रोह के साथ भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई तो दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इसे नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना
तुरंत इसका खंडन कर दिया। जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। द्विध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों में दो भाग में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बक्सत भूमि की वापसी की मांग। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 में जगदीशपुर में विरोध की अगुवाई करने वाला कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरोध झंडा बुलंद किया, प्राकृतिक ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनके अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। पटना के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा तो जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह शामिल हुए? तो आरा में। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचा। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में पर्याप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने किया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था?
तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह के नेतृत्व अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा, अदम्य साहस के गुण से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों का सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिए थे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपना लपेटे में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेज की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रियता में सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेज की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकादारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोहियों बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्ष तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य कारण सब विद्रोह बनाने में सहायक था। यानी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते, रोकथाम, ये सब विद्रोह फैलाने का कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमरगांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की। अंग्रेजों को इस प्रकार मदद पहुंचाने वाले जमींदार दरभंगा, डुमरगांव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर, केवल 5। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई
82 वर्ष बहादुर शाह कमज़ोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई सुनिश्चित कार्यक्रम पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र में विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएगी। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिक्षेप या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। पटना में पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरोध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाही का समर्थन किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व के आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध यानी अवध का बेगम। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बीरजीत कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 ईस्वी में कैम्पबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। कथन: 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोगी नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। ये निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यार ए को और का दोनों सही है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन संगठन में संबंधित था? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिक की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिक से 1:2 के अनुपात में रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 के अनुपात में रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना 60% सैनिक तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन
और प्रतिलोभन के नीति का आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहता था, चाह रहा था, पर उससे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही। सर जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउड्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था और सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण दंडनी प्रथा थी, जिससे बंगाल मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य कर हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। पागलपंथ के स्थापना किसने की? तो करमशाह ने। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश नियुक्त किया।